तो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्राइब्स। ठीक, तो ट्राइब्स के अंतर्गत हम जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं वो बेसिकली वर्ड ट्राइब्स के बारे में हमने बताया था कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उसमें हमने आपको डिटेल में भी दिखा दिया था जो इम्पोर्टेंट है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो भारत की ट्राइब्स की बात करेंगे, यानी कि भारत की जनजातियों के बारे में बात करेंगे। तो पहला हम सबसे पहले उसमें हम आपको मैप के द्वारा पूरे जो भारत में जनजातियाँ पाई जाती हैं कहाँ किन किन राज्यों में उसका बताएंगे, और फिर जो उसमें से मुख्य हैं उनके बारे में आपको 5-5 या 6-6 पॉइंट जैसा भी है जो इम्पोर्टेंट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ट्राइब्स में देखते हैं स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स। फिर इसके बाद उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्राइब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वास्तव में जो भारत की टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 8.6% जो है वो ट्राइब्स पाए जाती है, जनजातियाँ पाई जाती है। 8.6% ट्राइब्स पाई जाती है टोटल पॉपुलेशन, यानी कि 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। भारत की कुल जनसंख्या में 8.6% भाग जो है जनजातियों का है। 8.6% भाग जनजातियों का है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो फेमस जनजातियाँ हैं वो आपको मैप के द्वारा बता रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी। अब देखिए सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर है तो गद्दी भी पाई जाती है, लेकिन गद्दी जो जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की है। ठीक, तो बकरवाल आप जम्मू कश्मीर में लिखिए, बकरवाल। हिमाचल प्रदेश में गद्दी। फिर उत्तरांचल में आइए। उत्तराखंड में जो है मुख्य रूप से जो है जौनसारी और थारू जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा भी है भोक्सा है, राजी है। तो उत्तराखंड में आप लिखिए भोक्सा, राजी, थारू और जौनसारी
ये आपको उत्तराखंड में। हिमाचल में गद्दी और गुर्जर और किन्नर भी पाई जाती है। गुर्जर और किन्नर उत्तर प्रदेश में तराई रीजन में पाई जाती है। आपकी जो तराई क्षेत्र है इसका उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे थारू जनजाति पाई जाती है। थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र। अब भील जनजाति जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर एक स्टेट का नाम आता है तो राजस्थान में पाई जाती है। भील, मीणा, ये सब राजस्थान में। आंध्र प्रदेश में चेचू जनजाति पाई जाती है। सर ये जो मीणा जनजाति है ये तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत होती है। हाँ, ये ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड ही उसको कर दिया गया है, अनुसूचित जनजाति। अच्छा, तो जनजातियों को अनुसूचित में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, होने की जिनकी एक सूची बना ली गई है वो शेड्यूल हो गए। उनको जैसे संविधान में हमने सूची बना रखी है तो उनके सामने अनुसूचित लग गया है, बाकी जनजाति है। लेकिन हमने एक सूची में उनको क्रमबद्ध कर दिया है तो इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, अनुसूचित, क्योंकि हमने उनको उनकी एक शेड्यूल सूची बना रखी है। इतना तमिलनाडु में वैसे मुख्य रूप से जो नीलगिरी पहाड़ी है उसमें टोडा जनजाति है। नीलगिरी पहाड़ी में नीलगिरी पहाड़ी में टोडा रहती है जनजाति। इसके अलावा तमिलनाडु में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो है बलियार और कादर, टोडा मुख्य रूप से आपको याद रखना है। टोडा बहुत पूछा जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। कादर, बड़ा का, ये सब तमिलनाडु में है, लेकिन मुख्य रूप से आपको टोडा याद करना है। केरल में इरुला, कुरुम्बा और पुनिया ये पाए जाते हैं। इरुला, पुनिया और कुरुम्बा ये सब केरल में पाए जाते हैं। देखिए इसमें जो अंडमान निकोबार है इसमें ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ओंगे, जारवा, जारवा है, सैंपेन और सेंटरीज। ये जो है सेंटरीज कहेंगे, सेंटिनेलीज भी ना, साइलेंट सेंटिनेलीज, ये सब अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। निकोबार देश में ये तीनों पूछी जा चुकी, जारवा,
गोंड जो है आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में ही पहले ज़्यादा जो संख्या छत्तीसगढ़ राज्य में। नागा आपके नागालैंड में पाई जाती है। नागा है नामी करके भी, लेकिन नागा मुख्य रूप से। गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ी जनजातियाँ पाई जाती है मेघालय में। गारो खासी जनजातियाँ, गारो खासी की पाई जाती है मेघालय में। गारो खासी मेघालय। संथाल जो झारखंड में पाई जाती है। भोटिया भी उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड भोटिया जो लीजिए, भोटिया अल्मोड़ा क्षेत्र जिले में बताया था। अल्मोड़ा क्षेत्र भोटिया जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। कितनी मुख्य रूप से जनजातियाँ हैं जो पाई जाती हैं, इनको आप लिख ले, फिर हम एक क्रम से बताते हैं आपको। जो खास जनजातियाँ हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो खास है उसके विषय में चर्चा करेंगे, उनकी विशेषताएं। इससे पहले गद्दी के बारे में आपको बताएंगे। लास्ट वाली ट्रैप्स कौन सी है? सेंटिनलीज। या सेंटिनलीज भी कहीं लिखा हुआ है। जारवा बहुत पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट। बना लिया आपने? बना लेते फिर हम गद्दी के बारे में आपको लिखा है। क्योंकि वैसे हिमाचल प्रदेश में तो पाई जाती है जाति, लेकिन वास्तव में हौलादर की जो श्रेणियाँ हैं उनमें भी पाई जाती है, उन्हीं में पाई जाती है मुख्य रूप से। गोल हिमाचल प्रदेश, लेकिन एक जो है विस्तार जो है कई जगह पे पाया जाता है। तो जो मुख्य जनजाति है वो बता रहे हैं। गद्दिया का राजस्थान में कुछ बात का पाया जाता है। गद्दी इसको बना दिया। ये जनजात गद्दी के हौलादर श्रेणी ये जनजात हौलादर श्रेणी की हौलादर श्रेणी के पिछले भागों में हिमाचल प्रदेश के चंबा व कांगड़ा जिले
पशुचारण है। इनका प्रमुख व्यवसाय पशुचारण है। लगभग पशुचारण अंडरलाइन कर लीजिए, लगभग सभी जंगली भेड़ बकरियां पालते हैं। भेड़ बकरियां पालते हैं। प्रोफेसर कायस्थ के अनुसार गद्दी शब्द संस्कृत शब्द से निकला है। प्रोफेसर कायस्थ के अनुसार गद्दी शब्द संस्कृत शब्द से निकला है, जिसका अर्थ चरवाहा होता है। जिसका अर्थ चरवाहा, इसका अर्थ चरवाहा होता है। अगला लिखिए, ग्रीष्म ऋतु में अपने पशुओं के साथ ग्रीष्म ऋतु में अपने पशुओं के साथ ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में तथा शीत ऋतु में नीचे घाटियों में ये चले जाते हैं, जिसे ऋत्विक प्रवास की संज्ञा दी जाती है। इसे ऋत्विक प्रवास की संज्ञा ट्रांसह्यूमनिज्म पूछा जाता है कौन सी जनजाति ऋत्विक प्रवास करती है, ऋतु के अनुसार प्रवास करती है। गद्दी भाषा में भेड़ों के झुंडों को साधारणतया धर्म, गद्दी भाषा में भेड़ों के झुंडों को साधारणतया धन और बड़े झुंडों को, बड़े झुंड जिसमें 800 से लेकर 1200 भेड़ें होती है, कंधा कहते हैं। गद्दी भाषा में भेड़ों के झुंडों को कंध एवं बड़े झुंड जिसमें 800 से 1200 भेड़ें होती हैं उनको कंधा कहते हैं। जौ व जंगली जड़ों से बनी एक हल्की शराब नुकरी, एक हल्की शराब नुकरी का प्रयोग उत्सवों में किया जाता है, का प्रयोग उत्सवों में किया जाता है। अगला, गद्दी हिंदू धर्म को मानते हैं।
गद्दी हिंदू धर्म को मानते हैं। ये शिव एवं मां पार्वती के विविध रूपों, यह शिव एवं मां पार्वती के विविध रूपों एवं शक्ति की आराधना विशेष रूप से करते हैं। शक्ति की आराधना विशेष रूप से करते हैं। सत्य है कि सत्य? शक्ति 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 शक्ति। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे पूछा जाता है वो एक तो आप धौलाधर श्रेणी में अंडरलाइन कर लीजिए, दूसरा ट्रांसइमेंस ऋतिक क्रॉस, ये 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। गद्दी जनजाति कहाँ पर रहती है? तो धौलाधर श्रेणी में निवास करती है, अगर श्रेणी के रूप में रहेगा, वैसे हिमाचल प्रदेश आपका लगाना है। दूसरा जो है, कौन सी जनजाति ऋतिक क्रॉस करती है, ट्रांसइमेंस करती है, तो वो क्वेश्चन आता है। तो 2 एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फिर उसमें अगर जो भील के बारे में, राजस्थान की भील है, मुख्यतः राजस्थान वैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में भी पाए जाते हैं। इसमें लिखिए भील राजस्थान मध्य प्रदेश। राजस्थान के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर एक स्टेट लगाना होगा तो आप राजस्थान लगाइए। पूरा क्षेत्र है इसका, यहाँ से लगा के ये सब राजस्थान का पार्ट हो गया, मध्य प्रदेश का पार्ट हो गया, गुजरात का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। भील राजस्थान कामा मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र। राजस्थान के नीचे अंडरलाइन करिएगा। अगर एक पूछा जाए, चारों विकल्प अगर यही दिए रहे तब भी आपको राजस्थान लगाना। राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अगला लिखिए, भील का शाब्दिक अर्थ तीर चलाने वाला व्यक्ति है। भील का शाब्दिक अर्थ तीर चलाने वाला व्यक्ति है। भील अधिकांशतः अब स्थायी कृषक है। भील अधिकांशतः अब स्थायी कृषक है। अन्य जातियों की तरह पहले ये भी स्थानांतरणशील कृषि, अन्य जातियों की तरह पहले ये भी स्थानांतरणशील कृषि करते थे, जिसे दाह दिया कहते थे। दाह दिया, जिसे दाह दिया कहते थे। और विराम करेंगे। लेकिन पहाड़ी ढालों पर की गई खेती, पहाड़ी ढालों पर की गई खेती को छिमाता, पहाड़ी ढालों पर की गई खेती को छिमाता एवं मैदानी भागों की खेती को दजिया कहते हैं। दजिया, दजिया फिर अगला पॉइंट, भीलों के घर को खूह कहते हैं। भीलों के घर को खूह कहते हैं।
भीलों के घर को कूप कहते हैं। ये घर आयताकार होते हैं। अगला लिखिए, पुरुषों के वस्त्र को फाल, पुरुषों के वस्त्र को फाल एवं स्त्रियों के वस्त्र को कछामू कहते हैं। कछामू। भीलों के मुखिया को बदवी और बसाओ, भीलों के मुखिया को बदवी एवं बसाओ कहा जाता है। जिनके मुखिया होते हैं उनको बदवी या बसाओ। भील लोग एक विवाह में ही विश्वास करते हैं। भील लोग एक विवाह में ही विश्वास करते हैं। मतलब बहुपत्नित्व या बहुपतित्व प्रथा नहीं होती, एक पत्नी या एक पति। भीलों में पितृ सत्तात्मक, सत्तात्मक मतलब पिता क्या होता है, पिता में होता है। भीलों में पितृ सत्तात्मक सामाजिक संगठन मिलता है। पितृ सत्तात्मक सामाजिक संगठन मिलता है। ये प्रायः संयुक्त परिवार में रहते हैं। अगला लिखिए, सामान्यतः विवाह पिता द्वारा वर आमलिक वधू करती है। वर आमलिक यानी दोनों के जो पिता है उसके सहमत से होता है। सामान्यतः विवाह पिता द्वारा वर आमलिक वधू पक्ष के साथ बातचीत के उपरांत तय किया जाता है। बातचीत के उपरांत तय किया जाता है। गंधर्व और अपहरण विवाह भी होते हैं। गंधर्व और अपहरण विवाह भी होते हैं। मतलब प्रेम विवाह भी होते हैं। दो लड़के के आपस में प्रेम करने के पश्चात विवाह करते हैं और अपहरण करते हैं। मान लीजिए किसी लड़की का अपहरण कर लिया गया, उस तरीके से भी विवाह। ये हिंदू धर्म मानते हैं। ये हिंदू धर्म मानते हैं। महादेव राम कालका दुर्गा आज की पूजा करते हैं। महादेव राम कालका दुर्गा इत्यादि की पूजा करते हैं। ये जादू टोनों में विश्वास करते हैं।
अगला इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ये लोग दिवाली, ये लोग दिवाली, होली, दशहरा के त्योहारों को बड़े आनंद से मनाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा के त्योहारों को बड़े आनंद से मनाते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कौन सी जनजाति होली के त्यौहार को या दशहरा के त्यौहार को मनाती है। होली के समय ढोल भगेड़ा उत्सव, ढोल भगेड़ा ढोल 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 भगेड़ा उत्सव विख्यात है। ढोल भगेड़ा उत्सव कौन सी जनजाति होली, दीपावली, दशहरा का त्यौहार मनाती है। और इसका छेद पूछा जाए तो राजस्थान आपको लगाना है। अगर गोंड जनजाति, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों के पठारी भागों में निवास करती है। गोंड लोग काले तथा गहरे भूरे रंग के होते हैं। गोंड लोग काले तथा गहरे भूरे रंग के होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। गोंड मुख्यतः स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। इसे डिप्पा या पेराडा कहते हैं। इसे डिप्पा या पेराडा कहते हैं। गांव के किनारे गोतुल, गांव के किनारे गोतुल, कुंवारे लड़के लड़कियों, गांव के किनारे गोतुल, कुंवारे लड़के लड़कियों के सोने का घर बना होता है। गाँव के किनारे मतलब जो शयन कक्ष बने होते हैं उसमें कुंवारे लड़के और लड़कियां सोते हैं, जिसे गोतुल नाम दिया जाता है। गोतुल अगर इनमें कई प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है। इनमें कई प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है। इनमें मरनी अथवा सामान्य विवाह के अंतर्गत, मरनी अथवा सामान्य विवाह के अंतर्गत मामा अथवा फुआ,
मामा अथवा फुआ के लड़के लड़कियों, मामा अथवा फुआ, फुआ फूफा जो तो फुआ के लड़के लड़कियों में विवाह संबंध स्थापित करने की प्राथमिकता दी जाती है। विवाह संबंध स्थापित करने की प्राथमिकता दी जाती है। इसे दूध लौटावा प्रथा भी कहते हैं। अंडरलाइन के लिए पूछा जाता है दूध लौटावा विवाह पद्धति। दूध लौटावा विवाह पद्धति किसने पूछी? दूध लौटावा प्रथा भी कहते हैं। लमशेन अथवा लमना, लमशेन अथवा लमना लमना या समझाना। पद्धत में लड़का मनपसंद लड़की के पिता के घर, मनपसंद लड़की के पिता के घर दो से 5 वर्ष तक परिश्रम से काम काज करता है। 2 से 5 वर्ष तक परिश्रम से काम काज करता है, तब वह लड़की से विवाह का हकदार होता है। वो लोग तो आस पास पद्धत नहीं, तो ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं, ये कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि एक जगह मान लें इसमें मनपसंद लड़की से उसको शादी करनी है अपनी, तो उसके घर में वो जाकर रहेगा 2 से 5 वर्ष, यानी तो उसके पिताजी 2 साल में खुश हो जाते हैं, 3 साल में खुश हो जाते हैं, 4 साल में, 5 साल में, तब तक उसके घर में काम काज करेगा। तो 2 से 5 वर्ष तक रहता है और फिर उस अगर वो मान लो लड़की के घर वालों को खुश कर लेता है तो फिर शादी का हकदार हो जाता है। नहीं तो कोई बात नहीं। आगे के कागज बहुत ज़्यादा डिटेल रहता है, लेकिन उतना हम आपको बता नहीं है। एक जनजाति पढ़ाने के लिए 1 दिन लगेगा, एक जनजाति। तो आपको उनकी सारी व्यवस्थाएं मालूम हो जाए, कैसे पूजा पाठ करते हैं, कैसे शादी विवाह उनके होते हैं, तो बड़ा डिटेल में रहता है। लेकिन क्योंकि वो आता नहीं आपके एग्जाम में, नागा जनजाति मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड में निवास करती है। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड में निवास करती है। इसके अतिरिक्त असम, मेघालय व मिजोरम राज्यों के पठारी भागों में भी पाए जाते हैं। असम, मेघालय व मिजोरम के पठारी भागों में भी पाए जाते हैं। असम, मेघालय के बाद मिजोरम
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ये इंडो मंगोलाइड प्रजाति है, मतलब मिक्सअप है इंडो मंगोलाइड प्रजाति है। ये लोग मुख्य रूप से झूमिंग कृषि करते हैं, शिफ्टिंग है या स्थानांतरण समझो आता है, झूमिंग कृषि करते हैं। ये लोग मुख्य रूप से झूमिंग कृषि करते हैं। नागा लोग कृषि में चावल, मक्का, कपास, तंबाकू तथा सब्जियां उगाते हैं। चावल, मक्का, कपास, तंबाकू व सब्जियां उगाते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जैसे एक जगह की इन्होंने जमीन साफ कर दी, ठीक, जला वाला कर पेड़ पौधों को, और फिर उसमें एग्रीकल्चर करना शुरू कर। तो चूंकि 1, 2 साल, 3 साल जब उन्होंने कृषि किया तो उसके मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, उतनी उपजाऊ नहीं रह जाती, तो उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह, स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। फिर उसमें किया इसी तरह शिफ्ट होते जाते हैं। जब कुछ दिन बाद वो खाली पड़ी रहती है, कृषि नहीं करते, तो फिर से उपजाऊ हो जाता है, तो फिर से आके उसमें कृषि, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। पूछा जाता है 2 तरीके से आते हैं क्वेश्चन की नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर राज्यों में रहेगा, या तो राज्य के हिसाब से रहेगा तो नागालैंड रहेगा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि स्थानांतरणशील झूमिंग खेती कहाँ पे की जाती है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। अगर चावल इनकी सबसे प्रमुख फसल है, चावल इनकी सबसे प्रमुख फसल है। इसके अतिरिक्त जंगली पशुओं का शिकार, इसके अतिरिक्त जंगली पशुओं का शिकार तथा मछलियां पकड़ना अन्य व्यवसाय है। नागा युगों के सोने के लिए, मतलब रात को सोने के लिए, सोने के लिए अलग मोरन ब्रैकेट कुमार कहते हैं। मोरन बहुत पूछा जाता है एग्जाम, मोरन ब्रैकेट के कुमार ग्रह बने होते हैं, जहाँ सभी कुंवारे युवक युवतियां सोते हैं। जहाँ सभी कुंवारे युवक युवतियां सोते हैं। और प्रेम संबंध स्थापित करके विवाह कर लेते हैं, और प्रेम संबंध स्थापित करके विवाह कर लेते हैं। मोरक बनाए जाते हैं कुमार, जहाँ जो युवक होते हैं
कुंवारे लड़के लड़कियां होते हैं वहीं से होते हैं, फिर आपस में ही प्रेम संबंध बढ़ा कर बात विवाह। ये आत्मवाद में विश्वास करते हैं, ये आत्मवाद में विश्वास करते हैं। आत्मवाद, ये आत्मवाद में विश्वास करते हैं। आत्मा की शक्ति को, आत्मा की शक्ति को तुष्ट करने के लिए, आत्मा की शक्ति को तुष्ट करने के लिए इनमें अनेक प्रकार की जादुई क्रियाएं भी प्रचलित हैं। अनेक प्रकार की जादुई क्रियाएं भी प्रचलित हैं। ये लोग अपनी झोपड़ियां कटक शीर्ष रिज टॉप्स कहते हैं। कटक शीर्ष रिज टॉप्स, मतलब जो कटक होते हैं ऊपर ऊपरी सौ, तो वहां पर ही झोपड़ियां बनाते हैं। ये लोग अपनी झोपड़ियां कटक शीर्ष रिज टॉप्स पर बनाते हैं ताकि वे अपनी शत्रुओं से सुरक्षा कर सके। कई बार पूछा गया, IAS में भी आया है कि नागा लोग अपनी झोपड़ियाँ कहाँ बनाते हैं, तो रिच टॉप से बनाते हैं। जो कटक होता है शीर्ष पे होता है, जहाँ पे वो रहते हैं ऊंचाई पर बनाते हैं कि हमारे जो शत्रु है वो नीचे से वार करेंगे तो हम ऊपर से वार करके अपनी सुरक्षा कर सकें। संथाल, ये लोग मुख्यतः झारखंड राज्य, ये लोग मुख्यतः झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार के, छोटा नागपुर पठार के संथाल परगना, संथाल परगना में निवास करते हैं। ये ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं असम राज्यों में भी फैले हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको झारखंड लगाना, छोटा नागपुर पठार भी पूछा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार में संथाल जनजाति निवास करते हैं। असम राज्यों में फैले हुए हैं। ये लोग मुख्यतः खेती करते हैं, ये लोग मुख्यतः खेती करते हैं। यहाँ चावल की खेती होती है, यहाँ चावल की खेती होती है। इसके अतिरिक्त ज्वार बाजरा, इसके अतिरिक्त ज्वार बाजरा एवं मोटे अनाज का उत्पादन भी किया जाता है। ज्वार बाजरा एवं मोटे अनाज का उत्पादन भी किया जाता है। कृषि के अलावा वनों को काटना, कृषि के अलावा वनों को काटना, शिकार करना व मछली पकड़ना, मछली पकड़ना
अगला लिखिए। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है प्रचलित है। इनके मुखिया को मांझी कहते हैं। इनके मुखिया को मांझी कहते हैं। संथाल लोग बाहा तथा सोहरई संथाल लोग बाहा तथा सोहरई नामक त्योहार मनाते हैं। बाहा एक धार्मिक त्योहार है। बाहा एक धार्मिक त्योहार है जिसमें देवताओं को बाहा एक धार्मिक त्योहार है जिसमें देवताओं को बलि चढ़ाकर गांव को निरोग रखने की प्रार्थना की जाती है। बलि चढ़ाकर गांव को निरोग रखने की प्रार्थना की जाती है। गांव को निरोग रखने की प्रार्थना की जाती है। सोहरई अक्टूबर में फसल काटने के समय मनाया जाता है। अगला लिखिए। ये किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं है, यानी कि किसी विशेष धर्म को नहीं मानते। ये किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं है। प्रायः ये प्रकृति पूजक है। प्रायः ये प्रकृति पूजक है। थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। यह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम दिशा में शिवालिक पर्वत के निचले भाग में एक सकरी पट्टी के रूप में विस्तृत है। शिवालिक के निचले भाग में एक सकरी पट्टी के रूप में विस्तृत है। यानी कि जो शिवालिक है उसी का जो निचला भाग है, तराई क्षेत्र और कांवर क्षेत्र, वहाँ पर जो है पाया जाता है। इसमें दूसरा, थारू लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। चावल प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में मक्का, गेहूं,
दाल, चना, गाजर, आलू तथा साग सब्जियां उगाते हैं। गाजर, आलू तथा साग सब्जियां उगाते हैं। कृषि के साथ कृषि के साथ पशुपालन का भी कार्य किया जाता है। कृषि के साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। अगला थारू लोगों के गांव में एक मुखिया होता है। थारू लोगों के गांव में एक मुखिया होता है। उसकी आज्ञा का पालन सबके द्वारा किया जाता है। उसकी आज्ञा का पालन सबके द्वारा किया जाता है। थारू लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ये अंधविश्वासी भी होते हैं। ये अंधविश्वासी भी होते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि भी दी जाती है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि भी दी जाती है। लेकिन भूत प्रेत एवं आत्माएं इनके धर्म का मूल आधार है। इनके धर्म का मूल आधार है। थारुओं में स्त्रियों की प्रतिष्ठा पुरुषों से अधिक होती है। थारुओं में स्त्रियों की प्रतिष्ठा पुरुषों से अधिक होती है। ये लोग होली, दीपावली, नाग पंचमी, दशहरा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बड़ी धूमधाम से होली, दीपावली, नाग पंचमी, दशहरा का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि दीपावली को लेकिन बजहर का त्योहार वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। बजहर का त्योहार वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। मताए की दरअसल बहुत सारी किताबों में नहीं है, लेकिन एक ऐसा उन्होंने कहा कि दीपावली का त्यौहार होना है, तो ऐसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ पूछा गया था कि कौन सी जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। मतलब लेकिन बहुत सारी जो किताबें लिखती है यही लिखती है, लेकिन चूँकि क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए आप उसको वही मानेंगे कि दीपावली को शोक दीपावली त्यौहार को, चूँकि उस तरह क्वेश्चन पूछा गया है विशेष में पूछा गया है। वैसे किताबों में सब जगह बताया कि नहीं मिलता है, तो लिखा हुआ मिलता है कि त्यौहार मनाते हैं, धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं।
अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया है, पूछा गया है, तो आप उसको किया। अगला कोटिया जनजाति। ये दो मुख्य रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र, मुख्य रूप से अल्मोड़ा क्षेत्र में रहते हैं। अल्मोड़ा को अंडरलाइन करेंगे। अल्मोड़ा क्षेत्र में काबा पिथौरागढ़ व चमोली क्षेत्र में निवास करते हैं। तो दूसरा देखिए, मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। इसी में आगे लिखिए, मुख्य रूप से भेड़ और बकरियां पालते हैं। उच्च हिमालयी चारागाहों को बुग्याल व पयार कहते हैं। बुग्याल व पयार कहते हैं। अगला लिखिए, स्थानांतरणशील कृषि करते हैं जिसे कातिल कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि करते हैं जिसे कातिल कहते हैं। अगला लिखिए, इनकी चाय नमकीन होती है। ये उसे बांस के खोखलों में जिन्हें थोमो कहते हैं, खूब फेंट कर पीते हैं। दो लाइन आप टोटा जनजाति को लिख लीजिए। दो लाइनें लिखना है। टोटा जनजाति टोटा जनजाति केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। टोडा लोग टोडा लोगों की आर्थिक प्रणाली प्रारंभ से ही पशुचारण
पर आधारित है। वे भूस्वामी के रूप में साथ में बसी हुई अन्य जनजातियों द्वारा उत्पन्न अन्न, साग सब्जी और फल कर के रूप में लेते रहे हैं। लिखिए, वे स्वयं पशुपालन को उत्तम और कृषि को नीचा उद्यम मानते हैं। वे स्वयं पशुपालन को उत्तम एवं कृषि को नीचा उद्यम मानते हैं। अगला लिखिए, टोडा शाकाहारी होते हैं। टोडा शाकाहारी होते हैं। टोडा स्थायी झोपड़ों में निवास करते हैं। टोडा स्थायी झोपड़ों में निवास करते हैं। इनमें बहुपतित्व और बहुपत्नीत्व एक साथ कई पत्नियों, जैसे मान लीजिए एक महिला की शादी होती तो उसके पति के रूप में मान लीजिए जिससे शादी हुई तो भाई साथ साथ उसके देवर है, जेठ, मतलब कई लोग उसके पति रहते हैं। इसी तरीके से पत्नियां भी कई रहती हैं। एक लड़की के कई पति हो सकते हैं और एक जो है लड़की के कई पत्नियां हो सकती हैं। तो बहुत एक बार एग्जाम्पल पूछा गया, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कौन सी जनजाति जो है वे बहुपत्नीत्व या बहुपत्नीत्व का मजबूत। तो इनमें जो है मुख्य रूप से जो वैसे छोटी मोटी बहुत सारी जनजातियाँ हैं। जैसे अभी इन्होंने चर्चा की कि कोल में यहाँ मिर्ज़ापुर में भी पाई जाती है, बांदा में भी कोल जनजात का जिक्र आता है कि कोल जनजात बांदा में मिलती है, वो माइग्रेट किए हुए हैं। तो मिर्ज़ापुर है, बांदा है, यहाँ पे भी कोल जनजाति आपको ज़्यादातर चीज़ें पता हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो हमने आपको बताया, मुख्य रूप से बहुत डिटेल में आपके यहाँ नहीं आता है, लेकिन जनजातियाँ कौन कौन कहाँ से पाई जाती हैं ये आते हैं। इस तरह से जो विश्व की जनजातियाँ हैं और भारत की जनजातियाँ, एक एक क्वेश्चन तो दोनों से आते हैं। एक क्वेश्चन विश्व की जनजातियों से भी आता है, उसमें भी हमने जो इम्पॉर्टेंट जो नहीं होती है वो बहुत डिटेल में, चूँकि हम लोग समाजशास्त्र जो होते हैं वो ज़्यादा डिटेल में उसकी पढ़ते हैं। बोली होती है, डायलेक्ट होती है, वास्तव में लैंग्वेज नहीं होती है। उनको जो छोटे स्तर पर यूज़ की जाती है भाषाएँ उनको हम बोली कहते हैं, वो बोली होती है।
लैंग्वेज नहीं होती, भाषा विस्तृत क्षेत्र में होती, कई लोगों के द्वारा बोली जाती है, ये अपनी एक बोली होती है। इसीलिए तो भारत में 826 से अधिक भाषा बोली है, बोलियाँ ही ज़्यादा है। जो एक जनजाति के द्वारा तक स्थिर है या जो जनजाति आपस में बात कर रही है उन तक वो जो है सीमित है, वो बहुत अधिक क्षेत्रों तक से उनका विस्तार नहीं रहता। होती वो बोलने कुछ ना कुछ तो भाषा बोलते ही है, लेकिन वो बोलियाँ कहलाती हैं, डायलेक्ट। हाँ, अब हर जनजाति अपनी अपनी यूज करती है। अब जो जिसका जो टॉपिक है, चूँकि अपने यहाँ में जो टॉपिक है वो मूल रूप से जोग्राफिकल टॉपिक लिया गया है कि भौगोलिक रूप से वो कहाँ पे पाई जाती है, छोटे स्तर पर उनका पर्यावरण से क्या जो रिलेशन है, उस दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ते हैं। और जब उसी चीज़ को समाजशास्त्र में पढ़ा जाता है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। उनका जैसा नहीं कानून नहीं, अपने यहाँ तो चूँकि ये है कि अपने यहाँ इनको मेन रूप से मुख्य रूप से मेन धारा में कैसे लाया जाए, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोत्साहन दिए जाते हैं। जैसे आपकी नागा जनजातियाँ जो ज़्यादा शिक्षित हो जाए, तो नागा जनजातियाँ आप देखिए दिल्ली जाएगी तो दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारी नागा जो जनजाति के लड़के लड़कियाँ हैं वो पढ़ते हैं यहाँ पर, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, उनको सरकार पैसा देती है। तो धीरे धीरे एक तरीके से वो मुख्य धारा में जो है मीरा जनजाति जैसे राजस्थान की, वो देखिए धीरे धीरे जो है काफ़ी, इसीलिए इनको वो भी दिया जाता है, आरक्षण भी दिया जाता है एग्ज़ाम वगैरह में। जैसे काफ़ी साल पहले की बात है, 2015 में राजीव मीणा जो है IAS के जिलाधिकारी थे फतेहपुर जिले के। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये भी मुख्य समाज में आ रहे हैं, सरकार इनके लिए करती है। लेकिन अब इनके ऊपर सरकार पूरी तरीके से अपने नियम नहीं थोप सकती, क्योंकि इनके नियम जो है खुद के हैं, तो वो उसी क्षेत्र में रहते हैं, उसी बंधन में बंधे हुए हैं। ये पशु जैसे जैसे आपको हमने दिखाया था कि जैसे जनजातियाँ हैं, तो बलिदान मतलब कि पशु की मतदान। अब दरअसल ये उसी की बात है कि जहाँ जहाँ पे जो शिक्षित होते जा रहे हैं, जैसे हमने इनमें मीणा जनजाति आ गई आपकी, और ये जो थारू हैं, थारू लोग भी जो है शिक्षित होते जा रहे हैं थोड़े बहुत। इस तरीके हाँ, जौनसारी भी है, जौनसारी उत्तरांचल की भी जो शिक्षा जो है जो बढ़ती जा रही है, जहाँ पे शिक्षित ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं, जहाँ का शैक्षिक स्तर ज़्यादा है, वो लोग जो है मतदान की ओर जाते हैं। और भाई होता क्या है कि गांव के एक मुखिया कह दिया कि नहीं इसको जो है करना है, तो वो अपने मुखिया की बात मानते हैं, वो जो जनजाति क्षेत्र है वो उसकी बात मानते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे शैक्षिक स्तर उनका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे समाज में मिलते जुलते जाते हैं, और मिलने जुलने से ही वो मुख्य समाज धारा में शामिल होते हैं। सरकार के द्वारा तो बहुत प्रयास किए जाते हैं, सरकार के द्वारा इसीलिए उनको शेड्यूल्ड किया गया ट्रैक ट्रैस में, उनको आरक्षण देकर जो है मुख्य विकास को लाया। उनके लिए बहुत सारी योजनाएं भी बनाई जाती हैं, उनके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। अब ये कि कितना प्रभावशाली होती है, धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है उनका, एक साथ जो है अचानक एकदम से प्रभाव नहीं पड़ जाएगा ना। हमारी सब बात समझ सकते हैं, तो धीरे धीरे जब उनको विश्वास होने लगेगा कि सरकार हमारे, अब उन्हीं के क्षेत्र के जब एक दो लोग पढ़ने लगते हैं या उनको फ़ायदा दिखने लगता है तो सब आगे आते हैं। जिससे नागा जनजातियों में वैसे तो वो है, लेकिन अब नागा जनजातियाँ चूँकि आती है दिल्ली वगैरह में हमने देखा, तो जैसे वो अपनी भाषा जो बोलते हैं उनको हम लोग जान नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे चूँकि यहाँ पे रहते हैं तो हिंदी भी बोलने लगते हैं और इंग्लिश भी बोलने लगते हैं। जैसे कोई नया लड़का आता है, जैसे एक बार नया लड़का आ गया था तो वो अपनी बात नहीं कह पा रहा, दाव दाव केवल कह रहा है, दाव, जिससे कुछ पूछो दाव दाव की भाषा में कह रहा था, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कह रहा है। किसी के साथ आया ना खाना खाने और छूट गया तो वो अपनी भाषा कहाँ जाए, तो फिर मान लो बैठा रहा, फिर वो अपने दीवाने आया और जैसे मान लीजिए कोई नया लड़का आ गया, कोई पढ़ रहा है साथ, तो वो उसको निवाल आया, चलो तुम्हारा भी एडमिशन हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाता है। तो जब वो धीरे धीरे रहने लगेगा तो वो भी चाहते हैं, वो भी भाषा बोलने लगेगा, तो उसकी बात सब लोग समझते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसको हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे
बताते गए कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो ज़्यादातर तो इनकी लोकेशन और जो इनकी विशेषताएँ हैं वो पूछते हैं। लोकेशन आपको सबकी आदत होना है, ज़्यादातर इंडिया वाले में ये पूछे जाते हैं, और जो मतलब खास थे जो अभी तक आए हैं वो अपने सारी चीज़ें आपको दिखाएं। तो ट्राइब्स जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक दिन मिला था तो हमने कहा मुझे ट्राइब्स को बता